हेलो दोस्तों, एएसजी कहानियाँ में आपका स्वागत है। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर दीजिएगा। अक्सर घर काट खाने को दौड़ता स्त्री बच्चे पराये पराये से लगते, मन करता घर से बाहर चला जाए, सड़कों पर आवारागर्दी करता रहे, उस वक्त तक घूमता रहे जब तक कि थक टूट न जाए और घर लौटकर गहरी नींद सो जाए, ताकि उसकी पत्नी के ऊंचे बोलने का स्वर और बच्चों की चेपो सुनाई न दे। उसे लगता कि परिवार के लोग ही उसके सबसे बड़े दुश्मन हैं, उसकी पत्नी और बच्चे जिन्होंने उसकी सुख शांति छीन ली है। शायद वह पिछले जन्म के किसी पाप का फल भोग रहा है। उसे अपने मित्र कुमार से ईर्ष्या होती थी, जिसे एक ऐसी सुशिक्षित और सुसभ्य पत्नी मिली थी, जिसकी एक मुस्कान एक झलक से मन खिल उठता। यूं तो उसकी अपनी पत्नी भी देखने में बुरी नहीं, परंतु 4 वर्षों में ही वह 3 बच्चों की मां बन गई और अपनी दुनिया में ऐसे खो गई जैसे और किसी काम से उसका कोई वास्ता ही नहीं। खींच जाए तो बच्चों पर अपना गुस्सा उतारती है। अनूप ऐसा अनुभव करता है जैसे उसने एक बहुत बड़ी मुसीबत अपने सिर मोल ले ली है। क्या क्या सपने देखे थे उसने, क्या क्या सोचा था, सब कुछ मिट्टी में मिल गया। अब तो मौत ही उसे इस जीवन से छुटकारा दिला सकती है। एक दिन उसने पूर्णिमा से पूछा, आखिर तुम चाहती क्या हो? क्या मैं घर छोड़कर चला जाऊं या कुछ खा कर मर जाऊं? न दफ्तर में चैन, न घर में आराम। वहां अफसर जान खाते हैं, यहाँ तुम जब घर आओ बस अपना रोना शुरू कर देती हो। यह नहीं है, वह नहीं है, यह चाहिए, वह चाहिए। जब देखो बच्चे टे टे करते रहते हैं। आखिर यह सब क्यों? क्या तुमसे यह सब संभाले नहीं जाते? जाने तुम्हें हो क्या गया है। मैं खुद अचंभे में हूँ। और लोग भी दफ्तरों में काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, घर भी संभालते हैं, उनके भी बाल बच्चे होते हैं, पर तुम्हारी तरह कोई नहीं होगा। ऐसा करो, तुम हम सबको कुछ देकर मार डालो, छुट्टी हो जाएगी, तुम्हें शांति मिल जाएगी। तुमने मेरा जीना दूभर कर दिया है। पूर्णिमा का उत्तर था, पहले तुम ऐसे नहीं थे। इधर न जाने तुम्हें क्या रोग लग गया है, समझ में नहीं आता। वह रोग तुम हो, कहता हुआ अनूप घर से बाहर निकल गया था। सीधा सिनेमा हाउस पहुंचा, टिकट लेकर पिक्चर देखने लगा। रात का खाना भी उसने बाहर ढाबे में खाया। जब घर लौटा रात के 11 बज रहे थे। पूर्णिमा खाने पर उसका इंतजार कर रही थी, पर उससे कुछ बोले बिना वह बिस्तर पर चला गया। फिर शायद पूर्णिमा भूखी सो गई थी। इसके बाद और कई बार ऐसा हुआ। एक दिन उसने पूर्णिमा से कहा, तुम अपने मायके क्यों नहीं चली जाती? वहीं खर्च भेज दिया करूंगा। पूर्णिमा ने जवाब दिया, ठीक है, अगर तुम मेरी सूरत नहीं देखना चाहते हो तो मैं तुम्हारी आंखों से दूर हो जाऊंगी। कल ही बच्चों को लेकर माँ के पास चली जाती हूँ। अनूप का बच्चों से मोह कम था। उसकी समझ से शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करने में वे बहुत बाधक थे। वह प्रायः उन्हें डांटता, डपटता, झिड़कता और पास नहीं फटकने देता था। बच्चे भी उससे डरते और दूर दूर रहते। एक दिन उसने जब रो रही बच्ची को उठाकर पलंग पर फेंक दिया था तो पूर्णिमा का जैसे खून सूख गया था। कहने लगी, यह तुमने क्या किया? बच्ची को जान से मार डालना चाहते हो क्या? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझसे चाहे जैसा व्यवहार करो, लेकिन बच्ची को। वह रोने लगी थी। उस रात जब बच्चे सो गए तब पूर्णिमा उससे बोली, तुम मुझसे नाराज हो क्या? मुझसे क्या भूल हुई है? बोलो, तुम जो इतने बदल गए हो, जरूर इसमें कोई रहस्य है।
क्या दिल में किसी और को बसा लिया है? अगर ऐसी बात है तो उसे भी यहाँ ले आओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं तुम दोनों की सेवा करूंगी। दूर हटो मेरे पास से। उसे एक ओर धकेलते हुए उसने परे हटा दिया था। आज शाम से उसके दिमाग का पारा कुछ ज्यादा ही चढ़ा हुआ था। जब वह दफ्तर से घर लौटा तो देखा हमेशा की तरह चाय और नाश्ता तैयार नहीं था। पूर्णिमा ही घर से गायब थी। वह बौखलाया हुआ सा घर से बाहर निकल गया। पास के एक होटल में नाश्ता किया, फिर पागलों की तरह इस बाजार से उस बाजार, एक जगह से दूसरी जगह सड़क नाप रहा था। समय काटे नहीं कट रहा था। मेन रोड पर चलते चलते वह अचानक किसी से टकराते टकराते बचा। मिलीजुली हंसी की आवाज उभरी। उसने नजरें उठाकर देखा तो सामने उषा और कुमार खड़े थे। ओ यार, तुम इस तरह? कुमार बोला। मजनू बने कहाँ घूम रहे हो? अनूप ने कुमार से हाथ मिलाया और उषा की और देखते हुए कहा, भाभी नमस्ते। बड़ी उम्र है तुम दोनों की। आज मुझे ऐसा लग रहा था अचानक ही तुम लोगों से मेरी भेंट हो जाएगी। मैंने रात सपना भी देखा था। बहुत अच्छे। उषा मुस्कुरा दी। तुम बहुत सुंदर सपने देखते हो। चलो हमारे साथ चलो। कहाँ? जहाँ हम जा रहे हैं। लेकिन मुझे जरा जल्दी घर पहुंचना है। ऐसे भी क्या जल्दी है? चलो बातें करेंगे। कुमार उसका हाथ पकड़कर कार की ओर ले चला। अनूप जब कुमार के यहाँ आया उसे लगा जैसे वह किसी कला मंदिर में आ गया है। सुंदर बंगला, आसपास समान पेड़ों की छाया, सुरक्षित वातावरण, आकर्षक लॉन। कुमार की बैठक तो मानो एक आर्ट गैलरी है। दीवार पर टंगे कलात्मक चित्रों को देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। वहाँ की प्रत्येक वस्तु प्रिय लगने लगती है और सबसे प्रिय श्रीमती कुमार हैं। हंसमुख और मिलनसार, बातों से मन मोह लेती हैं। और एक है पूर्णिमा, जिसके पास बैठने से ही सिर चकराने लगता है। श्रीमती कुमार चाय बनाते हुए बोली, चीनी कितनी? बस 1 चम्मच, अनूप बोला और उसने भरपूर नजरों से उसकी ओर देखा। श्रीमती कुमार बोली, भाभी से मिले बहुत दिन हो गए हैं, कभी उन्हें भी अपने साथ लाइए। वह क्या आएंगी? अनूप मुंह बनाकर बोला। उसे घर के काम को छोड़कर और किसी काम से कोई दिलचस्पी नहीं। ठीक ही तो है, कुमार चाय की चुस्की लेते हुए बोला। हाँ, तुम्हें यही अच्छा लगता है, श्रीमती कुमार आंखों की पुतलियों को नचाते हुए बोली। यह चाहते हैं कि महिलाएं घर के बाहर ही न झांका करें। अनूप ने देखा कुमार का चेहरा कुछ गंभीर हो गया था। श्रीमती कुमार बोली, अच्छा, एक दिन मैं खुद भाभी के पास जाऊंगी, उससे मिलकर तुम्हें मजा नहीं आएगा भाभी? अनूप निराशापूर्ण स्वर में बोला। क्यों? अर्थपूर्ण दृष्टि से अनूप की ओर देखा। बस यूं ही। बीबी जी, नवीन बाबू आए हैं, नौकर ने सूचना दी। अरे नवीन बाबू? मिसेज कुमार का चेहरा प्रसन्नता से खिल गया। उन्हें यहीं ले आओ, नौकर बोला। वे कार में बैठे आपको याद कर रहे हैं। नवीन बाबू कौन है? अनूप ने कुमार से पूछा। श्रीमती कुमार बोली, नवीन से तुम्हारा परिचय नहीं है, मेरा मित्र है। हम सहपाठी रह चुके हैं। कंपनी में पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हैं। बाहर से कार के हॉर्न की आवाज़ आई। श्रीमती कुमार ने नौकर से कहा, जाओ कह दो मैं अभी आई। यह उठकर दूसरे कमरे में चली गई। कुमार माथा झुकाए चुपचाप बैठा हुआ था। अनूप की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। कुछ देर तक माहौल में चुप्पी छाई रही। अनूप बोला, कुमार, तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है। वह तनिक चौंका। श्रीमती कुमार एक नई सुंदर साड़ी पहने दूसरे कमरे से बाहर निकली और वैनिटी बैग हिलाते हुए बोली, मैं जल्दी ही लौट आऊंगी कुमार, और खट खट सैंडल खटकाते हुए कमरे से बाहर चली गई। अनूप ने पूछा, भाभी अचानक कहाँ चल दी कुमार? कुमार धीरे से बोला, रिहर्सल के लिए। रिहर्सल? कैसी रिहर्सल? अनूप ने आश्चर्य से, नाटक की रिहर्सल। और किसकी रिहर्सल? नाटक? हाँ,
जो कल्चरल शो होने वाला है ना, उसी के लिए। अनूप ने इस संबंध में कुछ नहीं पूछा। कुमार लंबी सांस भरकर बोला, रोज कोई न कोई प्रोग्राम रहता है, आज नाटक तो कल नृत्य। उषा को न जाने इन प्रोग्रामों से कब फुर्सत मिलेगी। तुम उसे कुछ भी नहीं कहते? कुमार ठंडी सांस लेता हुआ बोला, साहस नहीं होता। नृत्य व कला से उसे बहुत पहले से ही लगाव है, और फिर सभा, सोसाइटी और सांस्कृतिक संगठनों के तकाजे। उसने अपना सिर थाम लिया। अनूप उसकी ओर देखता रहा। मैंने बड़े अरमानों से शादी की थी, लेकिन आज स्थिति यह है कि उससे जी भरकर बातें करने को मन तरसता रहता है। जब भी बाहर से घर आओ तो पाओ वह टेलीफोन से चिपकी हुई है, या उसे कोई मिलने आई है या आया है और उससे सभा सोसाइटी की बातें हो रही हैं। किसी नाटक या प्रोग्राम की चर्चा हो रही है, या चंदा इकट्ठा करने का प्रोग्राम बन रहा है। मेरे साथ उसे कोई चर्चा और बात करने की फुर्सत ही नहीं है। अनूप तब भी कुमार के चेहरे के भाव भांपता रहा। उस दिन वह रात 10 बजे तक कुमार के पास बैठा रहा। कुमार बता रहा था कैसे एक बच्चे के बिना सारा घर सूना सूना सा दिखाई देता है। इतनी बड़ी कोठी उषा की अनुपस्थिति में काटने को दौड़ती है। यूं तो यहाँ की प्रत्येक वस्तु सुंदर है, परंतु अर्थहीन और निष्प्राण है। उषा केवल कल्पना और सपनों की दुनिया में विचरती है। आर्ट, कला ही जीवन है। भावनाओं और इच्छाओं का कोई मूल्य नहीं। हर एक का एक समय होता है। जब अनूप कुमार के यहाँ से घर लौटा, उसके अंदर का तनाव कम हो चुका था। उसने देखा पूर्णिमा छोटी बच्ची को गोद में लिए लोरी गुनगुनाती हुई उसे सुलाने का प्रयास कर रही है। उसने कहा, लाओ बच्ची मुझे दो और खाना लगाओ। बच्चों को उसे थमाते हुए बोली, तुम इतनी देर से आगे। शायद कुछ बोलना उसने उचित नहीं समझा। मैं कुमार के यहाँ चला गया था, अनूप ने नम्र भाव से कहा। तुम शाम को कहाँ गई थी? बच्चों को सर्दी खांसी है, इसलिए उन्हें डॉक्टर के पास ले गई थी। अनूप और क्या कहे, सोच में पड़ गया। शायद तुम इसी कारण गुस्से से इतनी रात गए घर वापस लौटे हो। पूर्णिमा ने कनखियों से देखते हुए व मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं। अनूप आंखें चुराता हुआ बोला, चलो खाना परोसो, भूख लगी है। पूर्णिमा मुस्कुराहट के फूल बिखेरती हुए किचन में चली गई। अनूप की आंखों के सामने स्वर्गीय सौंदर्य की छटा बिखर गई। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और आपके अपने ऐसी कहानियाँ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलेंगे फिर से एक ऐसे ही इमोशनल कहानी के साथ। धन्यवाद।